हेलो गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मल पीरियड। मैं आपको कंप्लीट लेक्चर करवा चुकी हूँ। सिर्फ एक ही पार्ट रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मल। जो इन्फ्लुएंस है नॉर्मल कंक्विस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, सिर्फ यही पार्ट हमारा करना रहता है। और जो एंग्लो नॉर्मल पीरियड में जो पोइट्री है वो सिर्फ वही में रहता है। और ये भी मैं आपको करवा ही रही थी फर्स्ट पार्ट में, पर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरे को जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेकंड पार्ट में करवाना पड़ रहा है आपको। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट एंग्लो नॉर्मल पीरियड का क्या है, यानी कि इन्फ्लुएंस क्या है नॉर्मल कंक्विस्ट का इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। नॉर्मल कंक्वेस्ट चेंज द होल कोर्स ऑफ इंग्लिश। नॉर्मल कंक्वेस्ट ने जो पूरा का पूरा कोर्स था इंग्लिश की लैंग्वेज का वो चेंज कर दिया। फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ द सोशल प्रेस्टीज, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या बन गई, वो सोशल जो प्रतिष्ठा है उसका वो बन गई, एंड द का स्टेटस बन गई। फ्रेंच वर्ड्स एंटर द इंग्लिश लेक्सिकन। लेक्सिकन होता है शब्दकोश। जो फ्रेंच वर्ड्स थे वो किस में आ गए, वो इंग्लिश लेक्सिकन में आ गए। मोर देन 1000 वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स फाउंड देयर वे इनटू इंग्लिश वर्ड्स। और मोर देन 10,000 10,000 से भी ज़्यादा फ्रेंच वर्ड्स फाउंड देयर वे इनटू इंग्लिश वर्ड्स एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट, लॉ, लिटरेचर, फूड, मैनी अदर, यानी कि जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इन से रिलेटेड सारे वर्ड्स 10,000 वर्ड्स किस में आ गए, फ्रेंच से इंग्लिश में आ गए। अब आपको पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से आई थी। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि नॉर्मन कौन थे। नॉर्मल फ्रेंच से आए हुए लोग थे, जो नॉर्थ की साइड से आए थे फ्रेंच से, और उनकी लैंग्वेज क्या थी, फ्रेंच थी। और जब वो शासन करने लगे इंग्लैंड के ऊपर, तो जो हाई लेवल वाले जो लोग थे, तो नोबल जो लोग पर्सन थे, उनकी लैंग्वेज क्या बन गई, फ्रेंच बन गई। और जो लोग मतलब गरीब थे या जो मज़दूर वर्ग था वो क्या बोलता था, अभी भी वो ओल्ड इंग्लिश बोलता था। और लोग जो फ्रेंच को बोलने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो उच्च लेवल की इंग्लिश की लैंग्वेज बन गई थी फ्रेंच, इसलिए सब लोग क्या चाहते थे, फ्रेंच बोलना चाहते थे। तो जो इम्पैक्ट हमारी ओल्ड इंग्लिश के ऊपर पड़ा फ्रेंच का, वही हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रेजुअली डिसअपियर्ड एज रिटन लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज धीरे धीरे क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई रिटन लैंग्वेज से भी, विच रिजल्टेड इन द रिमूवल ऑफ द रेस्ट्रेंट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो रुकावट थी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में, वो भी क्या हो गई, हट गई। ग्रामर बिकम सिंप्लीफाइड एज पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग द सिंपलेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेट विद पीपल। अब क्या हुआ, जब लैंग्वेज नहीं बोलने आएगी तो लोग क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कम्युनिकेट के लिए जो ग्रामर थी वो बिल्कुल सिंपल बन गई थी, और लोगों ने क्या करना, सिंपल वे में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था। जो हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, जो लोग यानी जो फ्रेंच थे, जो इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं जानते थे, उन्होंने एक आसान ग्रामर बनाई और उसमें उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। द pronunciation of the English changed to some extent under the influence of French, as did the spelling the old English spelling CWSC और C become QS। अब देखो क्या हुआ, जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश का इस हद तक चेंज हो गया, किसके इन्फ्लुएंस में, फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में इस हद तक चेंज हो गया। एज डिड द जो स्पेलिंग है वो भी कैसे चेंज होगी, ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग में जिसको CW कहा जाता था उसको SC बोला गया, यानी CS में चेंज हो गया। एंड C बिकम Q और C QU में चेंज हो गया, SHCH बन गया। द स्पेलिंग ऑफ द क्वीन, अब क्वीन की स्पेलिंग कैसे लिखी जाने लगी, इस तरह से, जो कि अब हम लिख रहे हैं, यानी कि हम फ्रेंच वर्ड है ये इंग्लिश में जो क्वीन वर्ड है, तो हम फ्रेंच इंग्लिश में जो फ्रेंच वर्ड आया वो क्वीन ऐसे बना। और क्या था, सिप को हम पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते थे फ्रेंच में। एंड क्या शुड पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज का प्रभाव होने के बाद शुड ऐसे लिखा ले जाने लगा। इंग्लिश ग्रामर टू के फ्यू फ्रेंच स्ट्रक्चर्स, और इंग्लिश ग्रामर ने कुछ स्ट्रक्चर भी ले ली थी, कैसी, फ्रेंच, जैसे कि पुटिंग इन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, जैसे कि
एक एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाना इन सम एक्सप्रेशन, जैसे अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, सर्जन, जर्नल, सिंस इंग्लिश मैन बिकम डिजायर्स ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास। और जो क्या थी, इंग्लिश मैन बिकम डिजायर्स, यानी जो इंग्लिश मैन थे वो डिजायर्स थे, उनकी इच्छा थी, ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास, यानी जो रूलिंग क्लास है लैंग्वेज बोल रही है वही लैंग्वेज जो लोग थे वो सीखना चाहते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ देम लर्न फ्रेंच और लैटिन, और बहुत सारे लोग क्या सीख गए, फ्रेंच और लैटिन सीख गए। However, इसके अतिरिक्त द नॉर्मन कनकरर्स ऑन द अदर हैंड हैड टू लर्न इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल कनकर थे ऑन द अदर हैंड हैड टू लर्न इंग्लिश, वो भी क्या हो गए, हैड टू लर्न इंग्लिश, उन्होंने भी इंग्लिश सीख ली, उनको भी इंग्लिश हैड टू सीखनी पड़ी थी। ट्रांसलेटेड इट टू इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते थे, इसको ट्रांसलेट इट इनटू लैटिन, वो इंग्लिश को क्या करना चाहते थे, लैटिन में ट्रांसलेट करना चाहते थे। इसीलिए जो नॉर्मल कनकर्स हैं उनको भी क्या सीखनी पड़ी थी, इंग्लिश सीखनी पड़ी थी, क्योंकि जब वो इंग्लिश को सीखेंगे तभी तो वो उसका क्या मीनिंग समझ के उसको लैटिन में ट्रांसलेट करेंगे। सिंस देयर वॉज द नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लॉ, इसलिए सिंस तब से, देयर वॉज द नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लॉ, तब से किसकी ज़रूरत पड़ी, इंग्लिश लॉ की। एज ए रिजल्ट दिस पीरियड सा एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश मटेरियल इनटू लैटिन, यानी कि इस टाइम पर बड़े पैमाने पर क्या हुआ, ट्रांसलेशन की गई, बड़े पैमाने पर ट्रांसलेशन हुई ऑफ इंग्लिश मटेरियल की लैटिन में, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉर्मल जो क्या था हमारा मिडल पीरियड के बारे में। तो मिडल पीरियड में बहुत सारे वर्क्स लिखे गए हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे को दो ही लगे हैं, एक तो ओल एंड द नाइटिंगेल और दूसरा है कर्सर मुंडी। तो हम दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ओल एंड द नाइटिंगेल इज ए पॉपुलर मेडिवल इंग्लिश पोइम, यानी कि मिडल जो क्या है मिडल पीरियड की एक पॉपुलर इंग्लिश पोइम है, रिटन प्रोबेबली इन द 13th सेंचुरी, इसको 13th सेंचुरी में लिखा गया है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्प्रिटेड डिस्प्यूट, यानी कि जो स्प्रिटेड डिस्प्यूट है बिटवीन, यानी कि एक झगड़ा होता है किसके बीच में, दो बर्ड्स के बीच में, ऑन द सब्जेक्ट द रिलेटिव ब्यूटी एंड द मेरिट ऑफ देयर सॉन्ग्स, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है झगड़े का, क्या बाकी इस बात पर वो झगड़ा कर रहे हैं। एक तो रिलेटिव ब्यूटी, यानी कि जो एक दूसरे को कहते हैं कि ब्यूटी से संबंधित कि तुम सुंदर नहीं हो। नाइटिंगेल किसको कहती है, ओल को कहती है कि ना तो तुम सुंदर हो और तुम गंदे रहते हो और मैं बहुत सुंदर हूँ। इसी तरह से वो अपने सॉन्ग्स की भी तुलना करते हैं। नाइटिंगेल कहती है मेरा सॉन्ग बहुत अच्छा है, और ओल कहता है कि और ओल को कहती है कि तुम्हारा सॉन्ग बहुत गंदा है। लेकिन ओल क्या कहता है कि मेरा जो सॉन्ग है वो लोगों को उनके जो पाप किए हैं उन्होंने उनकी याद दिलवाता है और उसका पश्चाताप करने के लिए उनको प्रेरित करता है। It is composed of approximately 2000 lines of the verse in rhymed, यानी कि 2000 जो लाइन है वर्स की वो लाइन्स जो वर्स इन रिम्ड octosyllabic couplet. This allegorical and didactic poem is usually ascribed to Master Nichols. ये किससे को संबोधित, किसको मतलब से संबंधित है, ये पोइम है मास्टर निकोलस गिलफोर्ड से संबंधित है, क्योंकि जब दोनों के इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने हैं 2000 लाइन्स हैं वर्स की रिम्ड की, और ऑक्टोसिलेबिक में है, ये एलिगोरिकल इसका में है, और डिडक्टिव पोइम होती है जिसमें कुछ शिक्षा दी गई हो तो, ठीक है, यूजुअली एस्क्राइब्ड, और ये मास्टर गिलफोर्ड है। यानी कि जब ये क्या होता है कि ओल और नाइटिंगेल दोनों अलग अलग पेड़ के ऊपर की टहनी के ऊपर बैठे हैं, नाइटिंगेल फूलों की टहनी के ऊपर बैठी है और वो कहती है उसको सुंदर लग रही है, वो कहती है कि मैं भी सुंदर हूँ और मेरा जो मैं गाना गा रही हूँ वो भी बहुत सुंदर है, तुम कितने गंदे हो और तुम्हारा जो गाना है वो भी बहुत गंदा है। तो इस तरह से उनके अंदर जब डिबेट चल रही थी तो किसी अननोन पर्सन ने उसको सुन लिया था, तो उसी ने फिर उसके बारे में बताया था, और ये सोच लिखी गई है, ये पोइम लिखी थी। और जब वो दोनों डिबेट कर रहे थे तब उनको किसी ने कहा कि तुम किसके पास जाओ, निकोलस गिलफोर्ड के पास जाओ, वो उसको तुम अपना मध्यस्थ बनाओ, यानी कि
वो तुम्हारा के बाद दोनों के बारे में जो डिबेट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फिर दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं और निकोलस गिलफोर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अब नेट में क्या क्वेश्चन आया था इसके लिए, उन्होंने यूँ कहा थी, नेट में क्वेश्चन आया हुआ था इस पोइम से कि आउल और नाइटिंगेल ने अपना जज किसको बनाया था। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया है। ठीक है, एक और पोइम थी उसी टाइम पे, द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये भी अर्लीस्ट एग्जाम्पल है मिडल इंग्लिश का, लिटरेरी फॉर्म है, नॉन एज डिबेट पोइट्री, इसको भी डिबेट पोइट्री जाना जाता है। अच्छा ये सॉरी वही थी। द आउल एंड द नाइटिंगेल इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिडल इंग्लिश ऑफ ए लिटरेरी फॉर्म नोन एज द डिबेट पोइट्री, इसको डिबेट पोइट्री जाना जाता है। नाइटिंगेल ओपन द डिबेट, नाइटिंगेल डिबेट को शुरू करती है, चाइडिंग द ओवल एज ए ओवल को डांटती है, एज ए क्रिएचर ऑफ द नाइट कि तुम रात के प्राणी हो, ए बर्ड दैट लव्स द डार्क, एक ऐसा पक्षी जो अंधेरे को प्यार करता है, हैंड्स इज एविल, और ये क्या है, ये इसलिए तुम क्या हो, बुरे हो। आफ्टर द ऑल सक्सेसफुल रिटोर्ट, यानी कि फिर ऑल क्या करता है, सक्सेसफुल जवाब देता है उसका, यानी कि एक सफल रिप्लाई देता है। सी एक्यूजेज द लेटर ऑफ द सिंगिंग ओनली ऑफ वो, और बाद में वो उसके जो सिंगिंग है उसको भी अक्यूज़ करती है। उसके बाद है आपका ये कर्सर मुंडी, ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बाद में। मैं इसके स्टोरी भी आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी कि कर्सर मुंडी की क्या स्टोरी थी। कर्सर मुंडी रनर ऑफ द वर्ल्ड इज एन एनोनिमस मिडल इंग्लिश पोइम, जिसका यानी कि कोई भी राइटर का पता नहीं है, बिना नाम की एक पोइम है। रिटन इन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड अराउंड 13 और 14 सेंचुरी में नॉर्थ इंग्लैंड में लिखी गई थी। कंटेनिंग 30,000 लाइन्स, इसके अंदर 30,000 लाइन है। दिस पोइम रिलेट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये पोइम जो है वो किससे रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ दिस पोइम रिलेट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री से रिलेटेड है। एज रिकॉर्डेड इन द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट, उसको रिकॉर्ड किया गया है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 8 सिलेबिक कपलेट, और इसको 8 सिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। ठीक है, तो भाई ये था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम चौसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, like, subscribe and share my channel.